नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का बाबू रेगुलर क्लास चल रहा है। आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है, जा करके उस क्लास को देखने के बाद ही आज का क्लास देखेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। आज बारी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एक नए टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे, फंडामेंटल राइट। पिछला वाला क्लास आपका नागरिकता का था। देखिए, दो प्रकार के क्लास आपको डिलीवर किए जा रहे हैं। एक पॉलिटी का क्लास चल रहा है पूरा डिटेल से, और जो डिटेलिंग की जा रही है, जैसे हमने नागरिकता को पूरी तरह कंप्लीट किया तो नागरिकता पर आधारित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, चाहे वो आईएएस के क्वेश्चंस हो, पीसीएस के क्वेश्चंस हो या फिर आरओ के क्वेश्चंस हो, सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाया हूं। ऐसे संविधान सभा पढ़ाया, ऐसे संवैधानिक विकास पढ़ाया, ऐसे प्रस्तावना पढ़ाया, ऐसे अनुसूचियां एवं स्रोत वगैरह पढ़ाया। तो जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया उस पर आधारित जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस की हमने एनालिसिस भी की। तो जाकर के देखें, दो प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसको देखने के बाद एक क्लास देखेंगे ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज बारी है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो यहां से आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में 100%, मैं लिखित कह रहा हूं कि 100% एक या दो क्वेश्चंस पूछा जाना है। तो आज के वाले क्लास में हम लोग नागरिकता का फंडामेंटल राइट का कई पार्ट जाएगा आपको, ठीक है ना। कम से कम 4-5 पार्ट, 5-6 पार्ट, क्या 7-8 पार्ट जाएगा। इसलिए सिविल का क्लास है तो मैं कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का। तो आज वाले क्लास में हम लोग बस यही केवल समझेंगे कि अधिकार क्या होता है। भाई, मूल अधिकार पढ़ने से पहले कम से कम तो ये जान लेना कि अधिकार क्या होता है, राइट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है, ह्यूमन राइट्स क्या होता है ना, लीगल राइट्स क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। सारा अधिकार मैं जानूंगा, सारे राइट्स जानूंगा। तो अधिकार क्या होता है, मानवाधिकार क्या होता है, संवैधानिक अधिकार क्या होता है, विधिक अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार क्या होता है, सब कुछ एक क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एकदम नोट्स वगैरह आप लोग बनाते चलिएगा। किसी भी प्रकार का कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। आराम आराम से समझाते चलते हैं और नोट्स अपना बनाते चलिएगा। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि नोट्स बनाते चलिएगा, 2-3 महीने बाद आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में पाएंगे पॉलिटी को लेकर के, ठीक है। यहां पर देखना जरा, राइट कह रहा है कि अधिकार क्या होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अधिकार क्या होता है तो आप क्या बताओगे। तो समाज, जिस समाज में आप रहते हो, उस समाज ने भी कुछ आपको सुविधा दे रखी होगी, उस समाज ने कुछ क्राइटेरिया दे रखी होगी। जिस जो है सरकार के अंडर में आप रहते हैं, उस सरकार के द्वारा कुछ नियम कानून और कुछ जो है विधियां बनाई गई होंगी आपके लिए। जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान के द्वारा आपको कुछ अधिकार दिए गए होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो अधिकार होता है ना, एक प्रकार की सुविधा होती है या एक प्रकार की वैध पावर होती है, जो व्यक्तियों को प्रदान की जाती है समाज के द्वारा, संविधान के द्वारा और सरकार के द्वारा, ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, ताकि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो एक प्रकार की ऐसी सुविधा या वैध पावर जो समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा प्रदान किया जाए अपने नागरिकों को, क्या कहलाता है, अधिकार कहलाता है। जैसे समाज में आप रह रहे हैं तो समाज ने भी तय कर दिया है कि बुजुर्गों की देखभाल होनी चाहिए, महिलाओं का संरक्षण होना चाहिए। तो ये तो समाज ने तय किया है ना। बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चों का पालन पोषण होना चाहिए। तो ये पालन पोषण, दूसरों के कर्तव्यों में एक दूसरे के अधिकार छुपे हुए होते हैं, ये समाज ने तय कर रखा है। समाज ने एक सुविधा दे रखी है और जो भी सुविधा दी जाए तो एक व्यक्ति अपना कर्तव्य करेगा और दूसरे व्यक्ति को उन कर्तव्यों के माध्यम से उसका अधिकार की प्राप्ति होगी। जैसे मैं एक पिता हूं, मान लेते हैं मैं एक पिता हूं, मुझसे कहा जा रहा है समाज के द्वारा कि आप अपने बीवी और बच्चों का ख्याल रखें। जब मैं अपने बीवी और बच्चों का ख्याल रख रहा हूं ना, तो बच्चे को शिक्षा भी दे रहा हूं, तो उसको शिक्षा का अधिकार की प्राप्ति भी हो रही है, महिला का संरक्षण भी हो रहा है, सिक्योरिटी भी है। तो अप्रत्यक्ष रूप से उसको जो है मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन उसको अधिकार की प्राप्ति हो रही है। इस समाज ने तय कर रखा है, बुजुर्गों मतलब कि माता पिता की सेवा करनी है, गुरुओं का आदर करना है, ये अधिकार निहित है हमारे कर्तव्यों में। तो समाज ने कुछ तय कर रखा है कि अधिकार, वैसे ही कानूनों के माध्यम से सरकारों के द्वारा, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके निर्णयों, घोषणाओं या फिर विधियों और कानूनों के माध्यम से आपको अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जैसे जीवों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये जीवों के लिए अधिकार प्रदान किया जाता है ना। इसे मानवाधिकार आयोग लाया गया तो मानव के अधिकारों की बात हुई। ऐसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया, उपभोक्ताओं के लिए बात हुई।
ऐसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाया गया तो महिलाओं के अधिकारों की बात होती है ताकि उनके साथ घरेलू हिंसा ना होने पाए। तो मेरा ये कहना है ऐसे संविधान के द्वारा कुछ आपको 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं, अधिकार उपलब्ध करवाए जाते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपको संविधान प्रदान करता है। तो समाज, संविधान और सरकार के द्वारा कुछ सुविधा या वैध शक्ति जब आपको प्रदान की जाए तो क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है। वही आपको पढ़ना है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर देखें जरा, एक एक चीज आराम से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, किसी प्रकार का जल्दीबाजी नहीं, है ना। तो राइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब राइट क्या होता है, अधिकार क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? अधिकार वह वैध शक्ति या सुविधा है। यहां पर देखना जरा, अधिकार वह वैध शक्ति, वैध शक्ति मतलब कि लीगल जो है ये पावर होती है, या एक प्रकार की क्या होती है? सुविधा होती है, फैसिलिटी होती है, जो किसी व्यक्ति को, मतलब कि हमारे देश के भीतर जो व्यक्ति हैं, समाज के भीतर जो व्यक्ति हैं या नागरिक हैं, जो किसी व्यक्ति को समाज, संविधान एवं सरकार के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के निर्णयों एवं विधियों के द्वारा क्या किया जाए? प्रदान किया जाए। वो क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? राइट्स कहलाता है। इतनी बातें क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अधिकार क्या होता है तो मुझे उम्मीद है कि आप अधिकार बता ले जाओगे। एक प्रकार की सुविधा या फिर एक प्रकार का वैध पावर होती है, वैध शक्ति होती है, जो समाज, सरकार और संविधान के द्वारा प्रदान की जाए। ठीक है। अब यहां पर देखना जरा, इसका उद्देश्य क्या होता है? भाई सरकार ने, संविधान ने या समाज ने आपको जो सुविधाएं प्रदान की है ताकि आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें, अपनी स्वतंत्रताओं का उपयोग कर सकें, अपनी आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर सकें, तो इससे क्या होगा कि आपका सर्वांगीण विकास होगा। क्या होगा बाबू? सर्वांगीण। आप कुछ बोल सकते हैं, शिक्षा आप धारण कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? आपका सर्वांगीण विकास होगा, आपके व्यक्ति के व्यक्तित्व का निखार होगा। तो इसका जो उद्देश्य है ये क्या है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है? ये आवश्यक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो 4 उदाहरण आप कुछ भी डाल दे, कि जैसे बोलने का अधिकार या बोलने की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, एक प्रकार का क्या है? अधिकार है, एक प्रकार का राइट है। ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर। तो ये हमने मूल अधिकार पढ़ने से पहले अधिकार के बारे में जाना। क्लियर। अब यहां पर आपको मानवाधिकार मिलेगा। भाई मानव होने के नाते जो हमको अधिकार मिले, जो किसी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, देश, सीमा इत्यादि से परे हो यार, केवल बस मानव है, तो मानव होने के नाते उसको अगर प्रदान कर दिया जाए वो अधिकार, तो अधिकार क्या कहलाएगा? मानवाधिकार कहलाएगा। ठीक है ना। तो एक प्रकार का नैतिक अधिकार क्या है? नैतिक अधिकार व्यक्ति के उन नैतिक अधिकारों से आशय है, व्यक्ति के उन नैतिक अधिकारों से आशय है जो उसे केवल मानव होने के नाते प्राप्त है। अगर मैं कहूं कि मानव होने के नाते मात्र से अगर किसी को प्रदान, जैसे गाय होने के नाते गाय को यह अधिकार प्राप्त हो, महिला होने के नाते महिला को यह अधिकार प्राप्त हो, अनुसूचित जाति और जनजाति होने के नाते उनको यह अधिकार प्राप्त हो, ऐसे मानव होने के नाते, मतलब कि हम लोग जो होमोसेपियंस हैं, ये होमोसेपियंस होने के नाते हमको एक प्रकार के अधिकार जो प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं। उसको हम ह्यूमन राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट कहते हैं। इसका मूल अधिकार, इसका मूल आधार क्या है? मानव की गरिमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। किससे? मानव की गरिमा से है। और यह जो है जाति, धर्म, लिंग, संपत्ति और जो है राज्य, राष्ट्र क्या होता है? परे होता है। मतलब इसमें इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता कि फला मुस्लिम है कि हिंदू है कि सिख है कि ईसाई है, फला अमेरिका का है या फिर जो है नाइजीरिया का है, इससे मतलब नहीं। फला जो है कुर्मी है या फिर जो है यादव है या फिर ब्राह्मण है, इससे मतलब नहीं। मतलब कि इसमें अगर आप मानव हैं तो मानव होने के नाते जो आपको अधिकार प्रदान किया जाए वो क्या है? मानवाधिकार। क्लियर इतनी बातें। तो आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आपने सुना होगा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जेलों में जाते हैं, देखते हैं कहीं जो है इनका कैदियों का शोषण तो नहीं हो रहा है। कैदी भी मानव है। अब मानव होने के नाते उसको कुछ जरूरी चीजें मिलनी चाहिए ताकि उसके जीवन ना बाधित हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं। क्लियर इतनी बातें। अब समझना जरा नीचे क्या है। नीचे जो है इसी मानवाधिकारों को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ने एक घोषणा के द्वारा तय किया है। क्या? घोषणा पत्र जारी किया। और ये जो है स्वीकृत कब की गई? ये 10 दिसंबर 1948 को जो है वैश्विक स्तर पर इसको जो है स्वीकार किया गया। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक घोषणा के माध्यम से मानवाधिकार को तय किया गया। और इसका दायरा क्या है? कि भाई जीवन बेहतर होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए,
मानव होने के नाते मानवता का हनन नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। क्या? जीवन, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, इसमें जो है मानवाधिकार के दायरे में लाया गया। क्लियर इतनी बातें? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अधिकार क्या होता है, मानवाधिकार क्या होता है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आसानी से बता ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे एज इट इज आप लिखेंगे। क्लियर? आप क्या करेंगे? लिखेंगे। चलें आगे। अब यहां पर आना जरा, नेक्स्ट है, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भाई संवैधानिक अधिकार। हमने दो चीजें अभी देखा, एक अधिकार को देखा और दूसरा मानवाधिकार को देखा। अधिकार एक प्रकार का बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार की बृहद अवधारणा है, और इसी बृहद अवधारणा के अंतर्गत जितने भी अधिकार आएंगे सारे अधिकार इसी में समाहित होंगे। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि साहब ये जो अधिकार है ना, ये बड़ा गोला है। अब इसी बड़े गोले के अंतर्गत आपको मूल अधिकार मिलेगा, आपको संवैधानिक अधिकार मिलेगा, आपको विधिक अधिकार मिलेगा, आपको मानवाधिकार, सारा कुछ अधिकार के अंतर्गत मिलेगा। तो आपको बस ये समझना है कि जो अधिकार है वो क्या है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या है बाबू? एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो अधिकार है ना, ये अधिकार देखना जरा, ये जो बड़ा गोला है ये क्या है? अधिकार है। अब इसी अधिकार के भीतर भीतर आपको संवैधानिक अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा? संवैधानिक अधिकार, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार। अब इसी संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा, इसी संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आपको टोटल क्या मिलेंगे? फंडामेंटल राइट। मतलब कि जो संविधान में उल्लेखित हो अधिकारों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार जो संविधान में उल्लेखित हो, संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है ना? अब उसी संवैधानिक अधिकार में आपको पता होगा कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक ये संविधान में ही तो उल्लेखित है ना, तो इसको संविधान में पूरा हम शामिल करेंगे। तो एक तो आपको क्या पता चला कि संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आपका मूल अधिकार पूरा आएगा। देखिए जरा, ये आपका क्या है? संवैधानिक अधिकार है। ये आपका संवैधानिक अधिकार, ठीक है ना? अब इसी संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत एक आपका मूल अधिकार है, लेकिन आपको एक और अधिकार दिखाई पड़ रहा होगा, विधिक अधिकार। तो विधिक अधिकार अधिकार की श्रेणी में तो आएगा। क्या? अधिकार की श्रेणी, मतलब कि टोटल विधिक अधिकार अधिकार ही है, लेकिन कुछ ऐसे, यहां पर देखना जरा, कुछ ऐसे जो है संवैधानिक अधिकार भी विधिक अधिकार होते हैं। मतलब कि विधिक अधिकारों के कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं, ऐसे भी स्वरूप हैं जो क्या है? संवैधानिक अधिकार भी रखते हैं। कैसा? संवैधानिक अधिकार। आपने नाम सुना होगा अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार का। क्या? संपत्ति के अधिकार का। तो भाई ये तो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संविधान में रखा गया है, इसीलिए हमने क्या कर लिया? इसको संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में रख लिया। ये थोड़ा सा, क्या? थोड़ा सा, देखिए इतना सा। अब इतने से अंतर्गत यही सब आएगा, संपत्ति के अधिकार वगैरह को लेकर के हम शामिल करेंगे। लेकिन ये जो है, जो आपके संवैधानिक दायरे के अंतर्गत नहीं आ रहा है, अलग आ रहा है, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, ये संसदीय नियमों के माध्यम से बनाए जाते हैं। मतलब कि संसद जो होती है, जो विधायिका होती है, वो विधायिका क्या करती है? कानूनों के माध्यम से इसका निर्माण करती है। विधेयकों के माध्यम, विधेयक पारित करके देन अधिनियम लाए, अधिनियम को पारित करेगी, वो क्या बनेगा? कानून बनेगा या विधि बनेगी। तो उसके माध्यम से जो आपको अधिकार मिलेगा, और उसका जिक्र जो है संविधान में नहीं उल्लेखित होता है, इसलिए हमने एक साइड रख लिया इसको। क्लियर इतनी बातें? तो थोड़ा सा इसको हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि जो अधिकार होता है एक बड़ा गला होता है। अब इसी के अंतर्गत जो है संवैधानिक अधिकार आपको मिलेगा, और संवैधानिक अधिकारों में पूरा मूल अधिकार आपको मिलेगा, और थोड़ा बहुत आपको विधिक अधिकार मिलेगा। क्लियर? यहां पर आइए जरा, यहां पर दिया है ढांचागत वर्गीकरण। अब इसमें आप देखेंगे कि संवैधानिक अधिकार क्या होता है। संवैधानिक अधिकार, इसको एक हेडिंग डाल करके आप लिखेंगे, अधिकारों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार जो संविधान में उल्लेखित हों। अधिकारों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार जो कहां पर उल्लेखित हों? संविधान में उल्लेखित हों, उसको हम क्या कहते हैं? संवैधानिक अधिकार कहते हैं। ठीक है ना? तो लिखना जरा, वे अधिकार जो संविधान में सीधे तौर पर क्या हो? उल्लेखित हों। इसमें सभी प्रकार के मूल अधिकार और कुछ विधिक अधिकार शामिल किए जाते हैं। इसको लिखना जरा। दूसरा, कि इसमें भेद क्या है यार, कि मतलब कि कुछ भेद के उदाहरण क्या हैं। तो एक तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया। जब हम एग्जांपल देखते हैं कि भाई संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आपने बताया कि साहब इसमें सारे मूल अधिकार आ रहे हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक सारा संविधान में उल्लेखित है, तो साहब ये समझ में आ रहा है कि सारे मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं।
लेकिन ये तो क्लियर करिए कि जो विधिक अधिकार हैं वे विधिक अधिकार कुछ जो है संवैधानिक अधिकार हैं और ज्यादातर इस संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाए गए कानून होते हैं, है ना। तो यहां पर भेद हम कर सकते हैं कि भाई जैसे समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, एक प्रकार का क्या है, ये मूल अधिकार है, जबकि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का एक प्रकार का क्या है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, एक क्या है, एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। तो थोड़ा सा यहां पर और आते हैं हम लोग, थोड़ा सा और भी विभेद को समझेंगे कि भाई विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज मैं पूरा क्लियर करूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जरा, अगर मैं कहूं कि लीगल राइट जिसको हम कानूनी अधिकार भी कहते हैं, और यहां पर है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं, दोनों के बीच अंतर क्या होते हैं, यहां से आपके जीएस सेकंड पेपर में मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ है या आने की संभावना रहती है, ठीक है ना। चले आगे। तो अगर मैं कहूं कि भाई इसकी ओरिजिन को लेकर के क्या डिफरेंसेस है, सृजन को लेकर के, तो जो विधायिका द्वारा बनाए गए सामान्य कानूनों के माध्यम से जो है इसका निर्माण होता है, किसका, विधि का। मतलब कि कानून का निर्माण कैसे होता है, संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से कानून का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो संसद होती है वो क्या होती है, विधायिका होती है ना। तो विधायिका द्वारा बनाए गए सामान्य कानूनों के माध्यम से, मतलब कि जनरल कानूनों के माध्यम से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। तो इनका सृजन कहां से हुआ, संसद के द्वारा हुआ, विधायिका के द्वारा हुआ। लेकिन इसका सृजन आपको कहां दिखाई पड़ेगा, मूल अधिकार का, तो आप बताओगे कि साहब ये तो संविधान में उल्लेखित है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक सीधे तौर पर संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। इतनी बातें क्लियर। आना जरा नीचे, यहां पर दिया है प्रोटेक्शन। इसका प्रोटेक्शन कौन करता है, तो जो विधिक अधिकार होता है ना उसका प्रोटेक्शन ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी और कानूनों द्वारा संरक्षित होता है। क्या, न्यायालय द्वारा बाध्यकारी होता है और कानूनों द्वारा संरक्षित होता है। एज इट इज, एकदम सीधे तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि न्यायालय भी, मौलिक अधिकार भी न्यायालय के द्वारा बाध्यकारी और कानूनों के द्वारा इसका भी संरक्षण किया जाता है। तो यहां पर देखिए, सामान्य अदालतों और कानूनी प्रक्रियाओं द्वारा इसको जो है, इसके उल्लंघन पर इसका संरक्षण किया जाता है। मतलब कि सीधी सी बात है कि अगर विधिक अधिकारों का उल्लंघन आपका हुआ है तो आप निचली अदालतों के माध्यम से जाकर के सामान्य कार्रवाइयों के माध्यम से अपने विधिक अधिकारों की क्या करते हैं, आप रक्षा करते हैं, है ना। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाएंगे, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच करके आप निचली अदालतों के माध्यम से अपने अधिकारों के जो है संरक्षण की बात करते हैं, विधिक अधिकारों के संरक्षण की बात। लेकिन यहां पर क्या है कि जब आपके फंडामेंटल राइट, जो आपके स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इन अधिकारों का अगर वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब कि अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे। आप सीधे अनुच्छेद 226 के सहारे, अनुच्छेद 226 के सहारे कहां पहुंच जाओगे, आप हाई कोर्ट पहुंच जाओगे। लेकिन यहां पर डायरेक्टली आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाओगे, आपको निचली अदालतों से अपने अधिकारों की जो है सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्लियर इतनी बातें। आना जरा नेक्स्ट, यहां पर उद्देश्य क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विधिक अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है, तो यहां पर देखना जरा, संविधान के मूल उद्देश्यों को लागू करने एवं विशेष परिस्थितियों के लिए, संविधान के मूल उद्देश्यों को लागू करने के लिए, मूल उद्देश्य क्या है, ताकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, महिलाओं की सुरक्षा हो सके, पर्यावरण बच सके, इस संविधान में भी जिक्र है। तो संविधान की मूल बातों को, मूल उद्देश्यों को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं और सरकार कानून बना करके इस संविधान के मूल उद्देश्यों को क्या करती है, लागू करती है। ठीक है ना। एवं विशेष परिस्थितियों के लिए, विशेष परिस्थितियां मतलब कि जैसे स्पेशल राज्यों के लिए अलग कानून बना दिया गया, जनजातियों के लिए अलग कानून बना दिया गया, महिलाओं के लिए अलग कानून बना दिया गया, अल्पसंख्यकों के लिए अलग कानून बना दिया गया। तो ये विशेष परिस्थितियों और विशेष लोगों के लिए भी ये उपलब्ध करवाया जाता है। क्लियर ना। अब यहां पर देखना जरा, व्यक्ति के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण, मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्रदत्त होता है, प्रदान किया जाता है। ये जो मौलिक अधिकार होता है ये राज्य के विरुद्ध दिया जाता है, मतलब कि राज्य के विरुद्ध, राज्य के एंटी होता है। ये राज्य को उपलब्ध करवाना होता है। जैसे कि राज्य कोई भी कानून बनाएगी, राज्य कोई भी कानून बनाएगी तो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को बहुत ध्यान में रखेगी। अगर किसी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ तो उसके पीछे राज्य नपेगी। राज्य नपेगी मतलब राज्य के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए राज्य के ऊपर कार्रवाई, जिसके ऊपर कार्रवाई होगी वो उसके विरुद्ध होगा ना,
किसको प्रदान किया जा रहा है? नागरिकों को। किसके विरुद्ध जा रहा है? राज्य के विरुद्ध। मतलब कि राज्य अगर कोई कानून बनाएगी तो वो नागरिकों की मौलिक अधिकारों को ध्यान में रख करके कानून बनाएगी, ताकि नागरिकों का मौलिक अधिकारों का वायलेशन ना हो। ठीक है, वो फूंक फूंक कर कदम रखती है। तो ये कौन फूंक फूंक कर कदम रखती है? राज्य रखती है। तो इसलिए राज्य के विरुद्ध क्या है? फंडामेंटल राइट है। इन नागरिकों को प्रदत्त किया जाता है या प्रदान किया जाता है। क्लियर इतनी बातें? परिवर्तन, अगर मैं कहूं कि ये विधिक अधिकार जो है इसमें परिवर्तन कैसे होगा, तो संसद सामान्य कानूनों के माध्यम से इसमें परिवर्तन कर सकती है। कैसे? संसद या विधायिका कह सकते हैं कि सामान्य कानून लाई और जो है फला, अगर मान लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में परिवर्तन करना, उसको परिवर्तित कर देगी। वो भी एक प्रकार का क्या है? कानून। तो कानूनों में अगर परिवर्तन करना है तो विधायिका सामान्य कानूनों के माध्यम से परिवर्तन कर देगी। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो इसमें संविधान संशोधन की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है बाबू? आप बताओगे कि इसमें संविधान संशोधन की जरूरत होती है। मतलब कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हालांकि मैं आपको एक चीज बताते चलूं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन तभी हो सकता है जब वो बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ पॉइंट्स ना हो। अगर संविधान का मौलिक अधिकार का कोई बेसिक स्ट्रक्चर से, संविधान के मूल ढांचे से जुड़ा हुआ पॉइंट है, तो उसमें संशोधन या परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो आगे चल करके हम इसको लेकर के डिस्कस करेंगे, है ना। इसी में डिस्कस करेंगे। केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य का मामला 1973 में आया और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट दिया गया, बात कही गई। बस बेसिक स्ट्रक्चर आप यही समझिए कि जो पूरा शरीर है ना, ऐसे पूरा संविधान होता है। जैसे ये शरीर हाथ, पैर, नाक, कान, लीवर, फेफड़ा और किडनी से मिलकर के बना हुआ है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे पूरा हमारा शरीर बना हुआ है। ऐसे संविधान भी जो बना है ना, वो भी हाथ, पैर, नाक, कान जैसे तमाम जो है बहुत बहुमूल्य अंगों से बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं संविधान का। तो जैसे इस शरीर से अगर कोई अंग अलग कर दिया जाए तो ये शरीर नहीं चल पाएगा, वैसे संविधान है, उस संविधान से जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर वो अलग कर दिया जाए तो संविधान नहीं चल पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मूल अधिकार, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, विधि का शासन, जब आप जो है अनुच्छेद 14 में जाओगे तो अनुच्छेद 14 मूल अधिकार ही है। तो अनुच्छेद 14 में जब आप जाओगे तो आपको रूल ऑफ लॉ मिलेगा। ये रूल ऑफ लॉ क्या है? ये एक प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, इसको रेगुलेट नहीं किया जा, इसको जो है इस पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आप मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल अधिकारों के वे पार्ट जो मूल ढांचे से जुड़े हुए हैं उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो यहां पर कह रहा है कि केवल संविधान संशोधन द्वारा ही इसमें परिवर्तन संभव है, हालांकि मूल ढांचे को छोड़ करके। क्या? मूल ढांचे को छोड़ करके। तो एक कुछ बातें हैं विधिक अधिकार और मूल अधिकारों को लेकर के। फिर यहां पर क्या दिया है, यहां पर देखिए जरा कि विधिक अधिकारों के उदाहरण जैसे नागरिकता अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, सूचना का अधिकार 2005। ये क्या है, किसके उदाहरण है? तो आप बताओगे ये विधिक अधिकार के उदाहरण है। लेकिन मूल अधिकार के उदाहरण तो आप समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब आप डाल सकते हैं। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई। ठीक है ना। चलें आगे। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्या है, वही कि मूल अधिकार, विधिक अधिकार और मूल अधिकार, ये सारी चीजें हो गई। तो आप दोनों तरफ हेडिंग डाल करके, एक तरफ विधिक अधिकार और दूसरी तरफ मूल अधिकार, आप बकायदा इसके सारे पॉइंट्स को लिखना। ठीक है। और फिर जब आपका क्वेश्चन आएगा कि मूल अधिकार और विधिक अधिकारों में विभेद कीजिए, तो आसानी से आप जो है विभेद कर सकते हैं। ठीक है ना। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसकी प्रकृति, अगर मैं कहूं कि इसकी प्रकृति क्या होती है, प्रकृति इन द सेंस क्या ये वाद्य योग्य है कि नहीं है, तो ऑफकोर्स ये वाद्य योग्य है। मतलब कि इसके मैटर को ले जाकर के आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। ये वाद्य योग्य है, ये न्याय योग्य है। इसकी प्रकृति कैसी है? वाद्य योग्य है, जस्टिएबल है। ठीक है ना, जस्टिएबल। तो यहां पर देखना जरा, इसकी प्रकृति कैसी, इसका नेचर कैसा, वाद्य योग्य या फिर न्याय योग्य है, जस्टिएबल। ठीक है ना। फिर नागरिकों एवं व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध एक मौलिक अधिकार उपलब्ध करवाया जाता है। अभी मैंने बताया कि क्यों उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है। यहां पर देखना जरा स्रोत या विस्तार इसका, तो संविधान का आप जानते हैं भाग 3, क्या संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्लियर? इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। जब हम संविधान का स्रोत पढ़ा रहे थे तो उसमें
हमने आपके अमेरिका के संविधान से कुछ चीजें ली गई हैं, जैसे मूल अधिकार हमने बताया था, तो मूल अधिकार कहां से लिया गया बाबू? आपने बताना है कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऐसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट्स हुए, स्रोत और विस्तार। यहां पर संरक्षण देखना जरा, प्रोटेक्शन एवं ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव, समानता एवं स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और न्यायपालिका विशेषकर सुप्रीम कोर्ट इसे सीधे क्या करती है? संरक्षित करती है। मतलब कि आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके हाथ में होता है? प्रोटेक्शन वो आप बताओगे कि साहब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है, और आपके हाई कोर्ट के भी हाथ में। मतलब कि अनुच्छेद 32 के सहारे अगर आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आप जाओगे, और अनुच्छेद 226 के सहारे, अनुच्छेद 226 के सहारे अगर आपको जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो डायरेक्टली आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। क्लियर? तो प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं इसका। यहां पर आना जरा, इसका निलंबन, क्या इसका सस्पेंशन हो सकता है? निलंबित हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। इसका निलंबन हो सकता है आपातकाल के दौरान। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, जैसे आपातकाल है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि साहब हमको बोलने की आजादी है। भाई मार्शल लॉ लागू है ना, धारा 144 लागू है, पूरी प्रशासन लागू है, और पूरा मिलिट्री अपना काम कर रही है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। तो कई कंडीशंस में आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, उसमें है आपातकाल। तो जब आपातकाल लगा हुआ है तो आपके जो है कुछ अधिकारों का निलंबन हो जाता है। लेकिन 2 अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 और 21, इनका किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं हो सकता। निलंबन मतलब समझ रहे हैं ना, पोस्टपोन कर दिया जाता है, उतने समय आपको उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा कि आपको बोलने की आजादी अनुच्छेद 19 में है तो आप बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक ये आपातकाल लागू है तब तक आपको आपके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, हालांकि 2 अधिकारों को छोड़ करके। कौन कौन से? अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21, 20 में क्या है? दोस्ती से संरक्षण है, और 21 में क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता है। तो हालांकि एक रोज आगे चल करके मैं पूरा डिटेल से बातचीत करूंगा, लेकिन बस यही जानिए कि इसको 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से कहा गया कि भाई अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी कंडीशंस में निलंबित नहीं किया जा सकता, आपातकाल की भी कंडीशन में। तो एक कुछ बातें हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखना जरा एक चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे, तो एक समय ऐसा था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से पहले, मतलब कि जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया गया, उससे पहले हमारे मूल संविधान में पता है कितने मूल अधिकार थे? टोटल 7 मूल अधिकार थे, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे। लेकिन 1978 में कई कारण ऐसे हुए जिसके कारण संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके उसको क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि साहब इतने समय वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, तो आपने बताना है कि 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? पहला है समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। इसको हम कहां से कहां तक पाते हैं? तो आपको बताना है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक हमको समानता का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहां से कहां तक बाबू? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। फिर उसके बाद दूसरा जो आपका फंडामेंटल राइट है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। क्या है? राइट टू फ्रीडम। एक कहां से कहां तक? अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक ये आपको फंडामेंटल राइट उपलब्ध करवाता है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो मौलिक अधिकार है ये शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। कहां पर है? अनुच्छेद 23 और 24 में। आपसे डायरेक्टली यही पूछ लेगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां पर उल्लेखित है, तो आपने बताना है कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। क्लियर? फिर उसके बाद जो चौथा मूल अधिकार है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, फ्रीडम टू, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो 5वां प्रकार का मौलिक अधिकार मिलेगा, मूल अधिकार, ये है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्या? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो आपको अनुच्छेद 29 और 30 में मिलेगा, और ये विशेष करके अल्पसंख्यकों के लिए। किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। क्लियर? अब यहां पर देखना जरा, छठा जो मूल अधिकार है वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं।
मतलब कि इसको जो है आपके मौलिक अधिकारों का टोटल इन 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों का अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होता है ना, तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 है, इसी के सहारे आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपने इन अधिकारों के संरक्षण की क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। क्लियर? तो जो 6वां वाला आपका मौलिक अधिकार है उसको हम क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसको जो है संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट, और मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, 7 थी। कितनी थी बाबू? तो आप बताओगे कि मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, वर्तमान में कितनी है, 6 है। ठीक है ना? तो इतनी बातें क्लियर। अब यहां पर देखिए जरा, संपत्ति के अधिकार, जो एक प्रकार से हमारे मूल संविधान में एक और प्रकार का फंडामेंटल राइट था जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार, अब इसको जो है समाप्त कर दिया गया, मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसको विधिक अधिकार भी बना दिया गया। मतलब कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार जो है था, प्रभाव न्यायालय द्वारा सीधे जो है प्रवर्तनीय, मतलब कि इसका प्रभाव यह था कि न्यायालय द्वारा इसको जो है प्रवर्तनीय बनाया गया था। लेकिन इसको क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको क्या किया गया कि मूल अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया, है ना? मूल अधिकार की श्रेणी मतलब कि जो आपका मूल अधिकार था ये अनुच्छेद 19 में भी था और अनुच्छेद 31 में भी था, दोनों जगह था। दोनों में पढ़ाऊंगा, दोनों को डिफरेंस को मैं समझाऊंगा। एक केवल नागरिकों के लिए है, ये नागरिकों और व्यक्तियों के दोनों प्रकार के संपत्ति को जो है अभिव्यक्त करता है। तो यहां पर जो फंडामेंटल राइट थे, मूल अधिकार, संपत्ति के अधिकार, इनको समाप्त करके अब इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। और ये जो विधिक अधिकार बनाया गया है ये अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, तो यहां पर दिया है वर्तमान स्थिति, मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके नया स्वरूप क्या है कि अब यह संविधान के अनुच्छेद 300 का मतलब कि आर्टिकल 300A के तहत केवल संवैधानिक विधिक अधिकार ए रह गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट रह गया है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि संपत्ति का अधिकार क्या है, तो वो आपका एक प्रकार का मूल विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार। ठीक है ना? निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार अब संविधान में उल्लेखित तो है, लेकिन इसके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, बल्कि सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। मतलब कि निचली अदालतों में जाकर के अपने अधिकारों की पुष्टि कर सकता है, अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। क्लियर? तो ये आपका टोटल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, अधिकार क्या होता है, आज हमने पढ़ा मूल अधिकार क्या होता है, मानवाधिकार क्या होता है, संवैधानिक अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार और विधिक अधिकार में डिफरेंसेस क्या होते हैं, बाकी मूल अधिकारों के कुछ जो है पॉइंट्स को हमने पढ़ा। कल से हम लोग जो है थोड़ा सा ये सब सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मूल अधिकार आत्यंतिक होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, क्या मूल अधिकारों में परिवर्तन वगैरह किया जा सकता है। तो सारा क्रोनोलॉजी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अनुसार हम लोग चलने का प्रयास करेंगे और पूरा डिटेल से चलेंगे। कोई भी कंटेंट आपका छूटेगा नहीं। बस आपका यही रिक्वेस्ट आपसे है, मास्टर कर रहा है कि भाई आप नोट्स जरूर से जरूर बनाएं। ठीक है ना? तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।